नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जांगीड़ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि कल तक हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सेकंड भाग पढ़ा था, द्वितीय भाग पढ़ा था, जिसमें हमने महाद्वीपों का विस्थापन किस तरह से हुआ था, किन किन फोर्स की वजह से हुआ था, कौन कौन से कारक ऐसे थे जिनकी वजह से ऐसे हुआ, किस प्रकार डिवाइडेशन हुआ, किस प्रकार 7 महाद्वीप और 5 और 4 महासागरों का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब जब सिद्धांत वैगनर ने दिया, जैसे पता है ये सिद्धांत जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये किसका है? वैगनर का है। अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के थे 1912 में इसका प्रतिपादित किया था। तो इस सिद्धांत को जब उन्होंने प्रतिपादित किया, समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ के लिए, यानी कि हर सिद्धांत को बताने के लिए हर सिद्धांत को प्रूफ करना पड़ता है। इसी प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वैगनर का, उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए कुछ साक्ष्य एविडेंस दिए थे, और वो एविडेंस के बारे में आज क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमको सबको पता है कि हमने कल तक की क्लास में इसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लिया था। किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, क्या बातें कही गई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का नाम महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, क्यों रखा गया, उनके बारे में पढ़ चुके थे। फिर हमने इसके बारे में जो समस्याएं थी वैगनर के सामने, उनको बता दिया गया था। फिर कौन कौन से ऐसे कारक थे जिनके कारण महाद्वीपों का विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हुआ, उसका भी अध्ययन किया। यानी कारक या जो फोर्सेज हैं, बल, उनका भी क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने पेंजिया का क्या कर लिया था, विभाजन, पेंजिया का विभाजन। और पेंजिया के विभाजन के बाद हमें पता चल गया था कि 7 महाद्वीप व 4 महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, और आज की जो कैसी स्थिति थी, आज की जो ऐसी स्थिति है वो किस प्रकार, किन किन प्रक्रियाओं के बाद और कौन कौन से काल में हमने प्राप्त की। और सबको पता है कल तक हमने अध्ययन किया था कि प्लीस्टोसीन जो काल था, जो सबसे नवीन पार्ट में माना जाता है, उसमें हमारा वर्तमान जो पृथ्वी का स्वरूप है वो हमको दिखाई दिया। अब चलते हैं हम आगे क्लास, जिसमें है एविडेंस। सिद्धांत के पक्ष में वैगनर ने कुछ एविडेंस देने की कोशिश करी है, क्योंकि जब सिद्धांत दिया तो लोगों ने उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की। मूल्यांकन में जब करते हैं तो कुछ खामियां निकलती हैं, तो लोगों को प्रूफ देना जरूरी होता है। इसी प्रकार वैगनर ने भी क्या किया, कुछ सिद्धांत जो अपने सिद्धांत थे उसके पक्ष में कुछ बातें कही, जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि महाद्वीप पहले कैसी कंडीशन में थे और आज की जो कंडीशन है वो उस कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे सिमिलर करती है। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत का जो उन्होंने एविडेंस दिया था उसमें है महाद्वीपों में साम्यता। इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, जिग्साफिट, यानी कि जैसे का जैसा, यानी कि वैसा जैसे था वैसे हम फिट किया जा सकता है। जिसका एग्जांपल देते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है दक्षिण अमेरिका और ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इनके जो ये पश्चिमी, अफ्रीका का तो कौन सा भाग है, पश्चिमी तट, और दक्षिण अमेरिका का कौन सा भाग है, पूर्वी तट। यदि इन भागों को इस कंडीशन, यहां इस भाग को ऐसे जोड़ा जाए तो लगभग विश्व स्थिति में जैसी प्रारंभ में रही होगी वैसे जिग्सा फिट, यानी कि साम्यता के रूप में समान रूप से ये एक दूसरे में फिट बैठ सकते हैं। और इसी के संबंध में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिडनी बुलार्ड, या बुलार्ड कह सकते हो। इसने 1864 में, कब, 1864 में कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर तकनीकी की सहायता से, कंप्यूटर तकनीकी की सहायता से जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है उनको एक जैसा करने की कोशिश की, मिलाने की कोशिश करी, और उसने पाया
कि जितने भी सातों महाद्वीप है वो सबको लगभग एक जैसे रूप में, एक रूप में मिलाया जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये होगी सर एज इट इज नहीं मिल सकते ये भाग। हाँ मानते हैं, क्योंकि इनमें भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, भू संचलन होता है, अर्थ मूवमेंट होता है, जिनके कारण वलन की क्रिया है, भ्रंशन की क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया है, भूकंप की क्रिया है, एटसेट्रा बहुत सारी क्रिया होती है, जिनके कारण ये कहीं न कहीं थोड़े थोड़े पार्ट हैं जो क्या कर सकते हैं, अपर्दित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्षयित हो जाते हैं, अनाच्छादित हो जाते हैं, जिसके कारण एज इट इज नहीं कर सकते, लेकिन लगभग साम्यता की स्थिति दिखाई देती है। तो उन्होंने अपना पहले प्रूफ में दिया था कि महाद्वीपों के जितने भी भाग हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे हैं, ऊपर की साइड उत्तरी अमेरिका है और एक साइड है यूरोप, नीचे की साइड है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यदि इन दोनों चारों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश किया जाए तो इनको लगभग समान रूप से मिलाया जा सकता है। अगला है कि पर्वत क्रमों में समानता। देखिए ये भाग है, ये पूरा कौन सा भाग है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया। समझने की कोशिश करना, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के तो कौन से किनारे, पश्चिमी किनारों पर जितने भी पर्वत हैं, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जितने भी पूर्वी किनारों पर जितने भी पर्वत हैं, उन सब का निर्माण एक पर्वत क्रम में हुआ है, और वो पर्वत क्रम का नाम है, एक पर्वत क्रम है कैलिडोनियन क्रम, और एक है हर्सिनियन, यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जितने भी पर्वत हैं, उन पर्वतों का निर्माण क्रम क्या है, लगभग समान दिखाई देता है, यानी कि एक ही टाइम पीरियड की ये पर्वत क्रम है। और उन वो पर्वत क्रम किस टाइम पीरियड के हैं, कैलिडोनियन और हर्सिनियन के। अगला है जीवावशेषों व वनस्पति अवशेषों में क्या है, समानता। मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर 3 में जीवावशेषों, यानी जीवों के जो अवशेष, जीव जंतु के जो अवशेष हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, और वो जब ये इतनी लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया हुई, उनमें वो अवसादों के रूप में दब गए। और वनस्पति अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, उनमें भी क्या पाई जाती है, समानता। जैसे ये है ब्राजील वाला पार्ट, ये है ब्राजील तट, और ये है अफ्रीका तट। यहां जो पर्वत, यहां जो अवशेष मिले हैं वनस्पतियों के और जीवों के अवशेष, वो अवशेष एक समान रूप से मिले हैं, यानी कि यहाँ जो जीव और वनस्पति के अवशेष है, इस भाग में जो जीवों के वनस्पति के अवशेष हैं, वो एक समान टाइम के मिले हैं। इससे ये प्रतिपादित होता है या सिद्ध होने की कोशिश की जा सकती है कि यहाँ ये भाग और ये भाग कभी एक दूसरे से मिले हुए थे, जहाँ एक समान जीव और वनस्पतियों का निवास था। अगला है महासागरों के पार। पार का मतलब होता है जो महासागर है उसके दोनों तरफ पार चट्टानों की आयु में समानता। वापस हम मानचित्र में चलते हैं कि ये अटलांटिक महासागर है, और इस अटलांटिक महासागर के यहां और इस भाग में जितने भी चट्टानें पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती हैं, वो लगभग एक टाइम पीरियड की हैं, और वो टाइम पीरियड है जुरासिक काल। कौन से काल की है, जुरासिक काल। हमने कल बताया था जुरासिक काल के बारे में कि जुरासिक काल मेसोजोइक कल्प के अंतर्गत आता है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, तो जुरासिक टाइम पीरियड को आपको पता है डायनासोर युग भी कहा जाता है। अगला है सागरीय निक्षेपों में समानता।
सागरीय निक्षेपों में समानता, यानी कि दोनों जो तट हैं अटलांटिक महासागर के, उन दोनों तटों पर भी जितने सागरीय निक्षेप पाए जाते हैं, और वो सागरीय निक्षेप भी क्या है, एक समान हैं, वो भी एक समान टाइम पीरियड के हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का सवाल लास्ट ईयर भी आया था और आपसे पूछ सकता है, टिलाइट चट्टान। तो सबसे पहले तो टिलाइट चट्टान है क्या? ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। कैसी है? सेडिमेंट्री, यानी कैसी है, अवसादी चट्टान होती है। कैसी रॉक्स है? अवसादी चट्टान है। और इस अवसादी चट्टान के विश्व के 6 स्थानों पर वर्तमान में अवशेष प्राप्त है। कितने स्थानों पर? विश्व के 6 स्थानों पर, जिसमें नंबर 1 है मेडागास्कर, दूसरा स्थान है फॉकलैंड, तीसरा स्थान है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा स्थान है अफ्रीका, पांचवा स्थान है ऑस्ट्रेलिया, और छठा स्थान है अंटार्कटिका या अंटार्कटिका। यानी कि जो टिलाइट अवसादी चट्टान है, इसके वर्तमान में विश्व के 6 स्थानों पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। मेडागास्कर, फॉकलैंड, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, दक्षिण के पठारी प्रदेश, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जैसे इस मैप में आते हैं। इस मैप में मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां एक स्थान है जिसका नाम है फॉकलैंड। कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड द्वीप, नंबर 1। दूसरा हमने बोला यहां एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? अफ्रीका, यहां भी पाए जाते हैं। और ये वाला भारत, ये वाला भारत, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और यहां जो हमारा कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 6 स्थान 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 स्थानों पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? टिलाइट चट्टान के, टिलाइट अवसादी चट्टानों के। उससे यह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं किसी टाइम पीरियड, जो ये टिलाइट चट्टान एक समय पीरियड की थी, एक समय काल की थी, एक समय की थी, तो ये कभी, ये सारे स्थान है 6 स्थान कभी एक दूसरे से मिले हुए थे, और जो अब वर्तमान में दूर दूर स्थित हैं। अर्थात ये सिद्ध हो सकता है कि इनके आधार पर कि कभी न कभी ये स्थान एक दूसरे से मिले हुए थे, इनका क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। अगला चलते हैं। अगला एक वनस्पति होती है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। कौन सा वेजिटेशन है? ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन है। और यह भी विश्व में 5 जगह पाई जाती है। कौन कौन सी जगह है? नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है दक्षिण अफ्रीका, नंबर 3 है फॉकलैंड द्वीप, नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 5 है अंटार्कटिका। यानी कि जो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, ये वेजिटेशन है, प्राचीन वेजिटेशन है, तो उस समय की वेजिटेशन है। और ये वर्तमान में इसके अवशेष कितने स्थानों? 5 स्थानों पाए जा गए हैं। भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, फॉकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में। इसका मतलब ये कभी न कभी ये सारे भाग क्या थे? एक स्थिति में थे। अगला आता है प्लेसर निक्षेप। सबसे पहले तो ये समझना है कि प्लेसर निक्षेप होता क्या है। प्लेसर निक्षेप को कहते हैं सोने के निक्षेप, गोल्ड डिपॉजिट्स। जो सोने के निक्षेप है वो क्या कहलाए? प्लेसर निक्षेप। और ये प्लेसर निक्षेप जो है, ये प्लेसर निक्षेप के जो अवशेष मिले हैं, मुख्य रूप से मिले हैं कि इधर तो एक महाद्वीप है और इधर एक महाद्वीप है। यहां एक जगह है जिसका नाम है घाना, घाना देश है।
तो घाना तट पर मिले, और यहां एक जगह है जिसका नाम है ब्राजील। कहां मिले? ब्राजील। यानी कि जो सोने के निक्षेप है जिन्हें प्लेसर निक्षेप कहा गया, वैगनर के अनुसार उसके अवशेष हैं वर्तमान में ब्राजील तट पर और घाना तट। यानी कि ब्राजील तट किसका है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है, जबकि अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित घाना जो देश है, उस घाना देश के तट पर भी इसके अवशेष मिले। यानी कि कभी न कभी ये भाग एक दूसरे से क्या थे? मिले हुए थे। ठीक है, अगला है लैमिंग जीव। अब हम चलते हैं जीवों पर। तो एक जीव होता है लैमिंग नाम का। क्या नाम है उसका? लैमिंग जीव है। और वो लैमिंग जीव जो पाया जाता है, वो जब हमें ये पार्ट है जिसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन भी कह सकते हैं, जिसमें आते हैं स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड और डेनमार्क वाला पार्ट। ठीक है ना? तो ये स्कैंडिनेवियन जो देश है, इन क्षेत्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लैमिंग है। अब इनको क्यों पढ़ा? जब हम यदि मैप में चलते हैं वापस, तो आप इस मैप में देखें, ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है पूरा, और इस स्कैंडिनेविया, यहां आइसलैंड है, ये भी स्कैंडिनेविया का पार्ट है, इसके ऊपर वाले में डेनमार्क है, ये भी स्कैंडिनेविया का पार्ट है। और यहां एक जीव पाया जाता है लैमिंग जीव, और ये लैमिंग जीव जो आज ही पाए जाते हैं, और ये लैमिंग जीव हमेशा किधर चलते हैं? ये पश्चिम की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? पश्चिम की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। और जब ये पश्चिम की तरफ गति करते हैं, इसका मतलब इनकी प्रारंभिक रूप से इनकी थ्योरी रही है, इनका स्वभाव रहा है कि हमेशा ये पश्चिम की तरफ जाते हैं, और बाद में कौन सा महासागर आ जाता है? अटलांटिक महासागर आ जाता है। और अटलांटिक महासागर आने के कारण ये उस जल में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इनका स्वभाव है, इनको प्राचीन टाइम से इनका स्वभाव है कि इनको पश्चिम की तरफ जाना है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कभी ये उत्तरी अमेरिका और कभी ये यूरोप वाला भाग है, एक दूसरे से कनेक्ट थे, संयुक्त थे, मिले हुए थे, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक स्थल भाग से दूसरे स्थल भाग की ओर क्या करते थे? गति करते थे। तो लैमिंग जीव। इसके अलावा अगला है मेसोसारस। सबसे पहले मेसोसारस है क्या? मेसोसारस एक रैंक कर चलने वाला जीव था। कैसा है? रैंक के चलने वाला जीव है मेसोसारस। कैसा है? रैंक के चलने वाला जीव है। और यह जो ये जीव है, ये ब्राजील है। समझ रहे इस चीज को? ये ब्राजील है और ये अफ्रीका महाद्वीप का कैप प्रांत है। समझना, ये ब्राजील के इरावर सेल से, यहां है इरावर सेल, और ये है कैप प्रांत। यानी कि जो मेसोसारस जो रेंगने वाला जीव है, ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, उसका सबसे दक्षिणी राज्य है कैप स्टेट, और कैप स्टेट यानी केप टाउन वाले आसपास वाला पार्ट वहां, और ब्राजील के इरावर जो क्षेत्र है उसमें जो सेल यानी चट्टानी भाग है, वहां इसके क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? मेसोसारस के पाए जाते हैं। कहां कहां अवशेष मिलते हैं? अवशेष कहां कहां मिलते हैं? नंबर 1 है ब्राजील की इरावर सहल समूह में। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रांत में। कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रांत में पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि देखो इन दोनों पाए जाते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर यानी 4800 किलोमीटर दूर है वर्तमान में। यानी कि यदि 4800 किलोमीटर दोनों दूर है, वहां एक जैसे जीवों की साम्यता मिल रही है, इसका मतलब कभी न कभी ये भाग एक दूसरे से क्या थे? मिले हुए थे। फिर अंतिम एविडेंस के रूप में उनका है लेमूर। इसने एक जीव होता है लेमूर नामक का जीव था, और वो लेमूर नामक जीव के अवशेष वर्तमान में भारत,
उस लेमूर नामक जीव के अवशेष वर्तमान में भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, ये 3 स्थानों पर क्या मिलते हैं? लेमूर के अवशेष, लेमूर जीव के अवशेष मिलते हैं और इन तीनों को मिलकर कहते हैं लेमूरिया। क्या नाम दिया गया इस क्षेत्र को? लेमूरिया। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेमूरिया। तो भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमूर नामक जीव के अवशेष पाए जाते हैं और उन तीनों भागों को मिलाकर कहते हैं लेमूरिया। तो साथियों, विद्यार्थियों, जो वैगनर ने अपना सिद्धांत दिया था उसके पक्ष में ये 11 तर्क दिए, और भी तर्क थे, लेकिन ये 11 इंपॉर्टेंट तर्क मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिससे कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि इन 11 तर्कों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कभी न कभी ये सारे स्थल भाग हैं जो एक दूसरे से क्या थे? मिले हुए थे और बाद में विभिन्न कारण का क्या हुआ? विभाजन हुआ। धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ तक है, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।